नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पर उठे बवाल और सवाल की। आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां हो रही कार्रवाई पर 2 हफ्ते का एक तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में एक पक्ष ने आज कहा कि निर्माण सामग्री, कुर्सी, स्टॉल, बॉक्सेस के लिए नोटिस जरूरी नहीं होता, तो कोर्ट ने इस पर पूछा कि कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स के लिए क्या जरूरी है। बहरहाल कई पहलू हैं इस मामले के। कोर्ट में आज क्या हुआ, बता रही है आशीष भार्गव की ये रिपोर्ट। बुधवार को जहांगीरपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा और लोगों के भविष्य को रोनता रहा, सुप्रीम कोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेयर को सूचना दिए जाने के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखने पर वो गंभीर रुख अपनाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कल ऑर्डर पास हुआ था कि जहांगीरपुरी में जो भी डिमोलिशन का काम हो रहा है उस पर उसको यथास्थिति बनाई जाएगी, स्टेटस को रखा जाएगा, वो अभी फर्दर ऑर्डर्स तक कंटिन्यू रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ अभी कोई डिमोलिशन अब नहीं होगा। उधर सुनवाई के दौरान केंद्र और निगम की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जहांगीरपुरी में जनवरी से ही तोड़फोड़ अभियान चल रहा है। बिल्डिंग मटेरियल, कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स हटाने के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग गिराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। बुलडोजर से मुस्लिमों को निशाना नहीं बनाया गया है। खरगोन में 88 हिंदुओं और 26 मुस्लिमों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि कुर्सी, स्टॉल, बॉक्स हटाने के लिए बुलडोजर की क्या जरूरत है। नियम कहता है कि लोगों को 5 से 15 दिन का नोटिस दिया जाए। इस मामले में निगम और सरकार जवाब दाखिल करे। याचिकाकर्ता बताएं कि उनको नोटिस मिला या नहीं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी को निगम ने हुक्म मान लिया। सैनिक फार्म और गोल्फ लिंक में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए? इस तरह तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। कई राज्यों में बुलडोजर के जरिए अवैध कार्रवाई हो रही है। अभी ये ओरल सबमिशंस हुए हैं, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता कि इस तरह किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि इतना सोच समझ के एक्शन लिया गया होता तो कुछ लोग जो जेल में थे वो FIR में पत्थर फेंकने वालों में शामिल नहीं होते और उनके घर नहीं तोड़े जाते। फिलहाल तो मामला टल गया है, लेकिन निगम और सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सुनवाई के दौरान सरकार और MCD ने बड़े बड़े दावे किए हैं और कहा है कि उसने कानून और प्रक्रिया का पालन किया है, लेकिन अब उसे हलफनामा दाखिल करना होगा और इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी कि इन दावों में कितना दम है। नई दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और अब ग्राउंड रिपोर्ट है जहांगीरपुरी से, क्योंकि MCD की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि सिर्फ अब अवैध कब्जों को हटाया गया, लेकिन असलियत में MCD ने कई सरकारी द्वारा आवंटित दुकानें भी गिरा दी हैं। 56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं। ये मेरे पास JJ सलम DDA की अलॉटेड है, ये NOC है मेरे पास कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। JJ सलम ने MCD को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है। हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो? कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। 8 लाख, तो 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे? मैं कोर्ट में जाएंगे, MCD से मांगेंगे जब MCD ने तोड़ा है तो। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस जिनकी रेडी पटरी तोड़ी गई, उनसे मीडिया को भी बात नहीं करने दे रही। जहांगीरपुरी में ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के बुलडोजर चले थे। आज यहां एक तरह की सरहद का निर्माण हो गया है। इस सरहद के उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है और मीडिया जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनसे भी बात नहीं कर सकता।
एमसीडी का तर्क है कि उन्हें रेहड़ी पटरी सड़क से हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री अजय माकन रेहड़ी पटरी पुनर्वास कानून का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कल की एमसीडी की कार्रवाई गैर कानूनी है। कोई भी कानून, कोई पॉलिसी इजाज़त नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरकारी तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी, मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं, क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जो जिन लोगों को आदमी की जानों का, इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये मलबा है। जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। रास्ते बंद हैं, आवाजाही पर रोक है। लोग न यहाँ दुकानें खोल सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं। दंगे हों, फसाद हों या प्रशासन के बुलडोजर हों, नुकसान गरीबों का होता है। कल जिनके घरों पर, जिनकी रेडियो पर बुलडोजर चले, वो सब गरीब लोग थे। उनका किसी दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। 2 हफ्ते यहाँ शांति रहेगी। लोग चाहते हैं यहाँ से पुलिस का बंदोबस्त कम हो तो उनकी दुकानें खुलें, वो अपने काम पर जा सकें और उनका जनजीवन सामान्य रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर, राजीव रंजन के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक सवाल ये भी है कि कौन हटाएगा तोड़फोड़ के बाद का कचरा। अंजलि इस्तेवाल की रिपोर्ट देखिए। जहांगीरपुरी की गलियों को कल आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर खूब देखा, लेकिन आपने क्या देखा? आपने अतिक्रमण हटाते हुए बुलडोजर को देखा, जो कि एमसीडी का काम है अतिक्रमण हटाना। लेकिन एमसीडी का एक और काम है गंदगी हटाना। और वो गंदगी आप देख सकते हैं, ये जहांगीरपुरी में जो चौक है जहां से ये पूरा मामला उठा था, उससे ये कुछ 400 मीटर भी दूर नहीं होगी। ये पूरी गंदगी जहांगीरपुरी के चौक की तरफ जाने वाली जो मेन रोड है, ये वो है। आप देख सकते हैं कि यहीं इसी के बीच में से लोग निकल करके अपना स्कूटर, अपनी गाड़ी, सब कुछ मैनेज करते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि सुअर भी है, कुत्ते भी हैं, गाय भी वही प्लास्टिक खा रही है। और ये स्थिति यहाँ की है। तो एमसीडी जो कि बहुत, कल हमने देखा कि बहुत काम करते हुए नजर आई, बहुत ही एफिशिएंट नजर आई। उसकी एफिशिएंसी यही है कि जो असली काम है, जो रोजमर्रा के काम है, यानी कि साफ सफाई, गंदगी उठाना, ये कीचड़ जो यहाँ बन गया, जो बीमारी का घर है, उसे दूर करना, ये सब उससे ना हुआ। उसने जो किया कल वो ये था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले ही लोग दुखी थे, उनके अंदर रोष था, गुस्सा था, वहां पर उन लोगों को सरकार, प्रशासन की तरफ से उन्हें सांत्वना देने की बजाय, उनको शांत रखने की बजाय, वहां जाकर के बुलडोजर चढ़ा करके उनको कुरेदा, उनके जख्मों को कुरेदा। ये कल एमसीडी ने किया। तो ये स्थिति हम आपको दिखाना चाह रहे थे, एमसीडी की कार्रवाई की जो स्थिति रही है। तो कार्रवाई में इंसानियत को पूरी तरह से भुला दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि आज बुलडोजर पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, उसमें जो एक पक्ष था, वकील दुष्यंत दवे की दलीलें थी। और हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शायद दुष्यंत दवे हमें कुछ देर में इंटरव्यू दे भी दें। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, देश भर के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। समाज के खास तबके को निशाना बनाया गया है, इसे नहीं रोका गया तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी मिलते ही कार्रवाई हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी को आदेश माना गया है। और दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियां हैं और 50 लाख लोग हैं। तो एमसीडी कानून के तहत नोटिस देना ज़रूरी है, मगर निगम एक्ट है, जंगल राज नहीं चल सकता है और सैनिक फार्म जैसी जगह पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये एक पक्ष है जिन्होंने, जो पीड़ित लोग हैं जहांगीरपुरी के, जो त्रस्त और मायूस लोग हैं, उनका पक्ष रखा है। और ये एक अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि तमाम पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की इस मामले में रोक लगा दी है। तो ये बहुत अहम है कि जिस तरह से ये बुलडोज़र की राजनीति जो है, जो की जा रही है, जिस तरह से बुलडोज़र का प्रयोग किया जा रहा है, एक संदेश खास तौर से भेजा जा रहा है
वो अपने आप में अहम है। आपको बता दें, जो हमने एक आगे भी रिपोर्ट दिखाई थी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की, उन्होंने किस तरह से कहा कि जो दूसरा पक्ष था, जो सरकारी पक्ष था, उनका कहना था कि नहीं, हमने मुस्लिम्स को निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने खरगोन की बात की है कि वहाँ पे किस तरह से 88 हिंदुओं और 26 मुस्लिम्स पर कार्रवाई हुई है। तो दुखद है कि इस तरह की स्थिति आ गई है, लेकिन अपने आप में राजनीति का एक ये पहलू है और बुलडोज़र को एक तरह से राजनीतिक हथकंडे की तरह प्रयोग क्या किया जा रहा है, और यही चर्चा का मसला बना हुआ है। तो ये अपने आप में जो स्थिति है, और आज जिस तरह से अभी आपने अंजलि की एक रिपोर्ट देखी, किस तरह से वहाँ पर पूरा इतना कूड़ा कचरा फैला हुआ है, वो कौन उठाएगा। और आज वो एक तस्वीर उन्होंने दिखाई, वो हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से अब बहुत नोटिसेस वहाँ पे चस्पा कर दिए गए हैं। वो पूरी एक तरह से हम देख सकते हैं, एक इमारत है छोटी सी, एक तरह से वहाँ पर बहुत सारे नोटिस लगे हुए थे। तो जो नोटिस के ऊपर भी, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे, आप इंसानियत को जब शर्मसार करेंगे, बेसहारा और बेआवाज़ लोगों पर कार्रवाई करेंगे, तो जब आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो अब जवाबदेही एक तरह से तो बनती है, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गया है और वहाँ पे ये साफ़ हो गया कि किस तरह से अब जाकर नोटिस वहाँ पर लगा दिए गए हैं, क्योंकि अब इसकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में एमसीडी को समय दिया है, कहा है कि आप भी जो आपने कार्रवाई की, जो आपने नोटिस दिए, वो सब आप हमें सामने रखें। और ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है कि अब एमसीडी अपनी जो जवाबदेही है उसकी तैयारी करेगा इस 2 हफ्ते में। तो अब मुझे बताया जा रहा है कि दुष्यंत दवे, जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए। दुष्यंत जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आपका इंतज़ार किया जा रहा था एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों द्वारा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अवैध अतिक्रमण हटाना एक बात है, लेकिन जहाँ कागजात वालों के गिराए गए, गरीब रेहड़ियों वालों के, और 2 हफ्ते का समय मिल गया है, आप लोग पहुँचे हैं, कानून क्या कहता है? देखिए, कानून बहुत क्लियर है। एक तो कि एमसीडी एक्ट, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कानून है, उसमें धारा 343 के हिसाब से आप किसी का भी अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट नोटिस दिए बिना रिमूव नहीं कर सकते, उनको नोटिस देनी पड़ती है। और अगर आप उस कंक्लूजन पर भी आए कि हाँ ये इलीगल है, तो भी आपको 5 या 15 दिन का समय देना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए पहले। उसके बाद उनको अपील जाने का हक है, अपील पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही डायरेक्ट प्रोविजंस है। बिसाइड्स, दिल्ली में ये समस्या इतनी गहरी है कि पार्लियामेंट को उसमें आना पड़ा है। पार्लियामेंट ने एक कानून पास करके एक जनरल इंजंक्शन ऑर्डर दिया हुआ है। ये कानून है 2011 का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 2011, जिसके दौरान, और उसका अमेंडमेंट 2021 में भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई है, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला है कि कोई भी एनक्रोचमेंट पूरे दिल्ली में उसको 2023 दिसंबर तक हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट और सरकार और टाउन प्लानर्स सब सोच रहे हैं कि इस समस्या को किस तरह से हल किया जाए। लोगों की ये जो तकलीफ है, गरीब लोगों की खास करके और मिडिल क्लास लोगों की, उसको समस्या को कैसे सुलझाया जाए। अगर पार्लियामेंट ये कहता है तो मेरे ख्याल से म्युनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर साहब को ये हक नहीं बनता है कि ये अपने कानून अपने हाथ में ले ले और ऐसा एक वायलेंस लोगों को पर जारी कर दे जो हमारे देश के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। सर, ये नोटिस पे बहुत सवाल उठे हैं। कई जगह कहा गया कि नोटिस दिए गए, कहीं कहा गया कि ज़रूरी नहीं है। आज हमारी सहयोगी गई हुई थी तो हमने दीवार पे बहुत नोटिस भी देखे हैं। ये कितना बड़ा लूपहोल होगा इस पूरे मामले में? देखिए, अगर नोटिस दी गई है तो नोटिस लाखों में दी गई होगी, बट नोटिस के बावजूद भी पार्लियामेंट ने बोला है कि आप नहीं कर सकते। नोटिस का कोई मायना नहीं है। पार्लियामेंट का कानून जो है ये एमसीडी के कानून से ऊपर करके पार्लियामेंट ने दिया है। पार्लियामेंट ने बोला है कि कोई भी ऑर्डर हो किसी का,
कोई भी इवन कोर्ट का ऑर्डर हो डिमोलिशन हटाने का, फिर भी आप उसको हटाएंगे नहीं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? पार्लियामेंट ने दिल्ली के लोगों के लिए अपनी एक हमदर्दी जताई है, उस हमदर्दी का भी आज अगर सिविल अथॉरिटीज और पुलिस अथॉरिटीज उसका भी अपमान करे तो उससे ज्यादा देश के लिए क्या दुख की बात हो सकती है? जी सर, जो दूसरा पक्ष है उन्होंने कहा है कोर्ट में कि हमने खरगोन में, क्योंकि सवाल किया गया कि आप मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि खरगोन में हमने 88 हिंदुओं और 26 मुस्लिम्स को मतलब वहां पे अवैध संपत्तियां गिराई हैं। जहांगीरपुरी में आप लोगों ने क्या पाया याचिकाकर्ताओं द्वारा या जो आपके पक्ष के लोग? जी निधि जी, मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि हर एक नागरिक, फॉरगेट द रिलीजन, हर एक नागरिक का एक हक बनता है कि उसको कानून से एक जो बेनिफिट मिला है, कानून की एक जो छत्र छाया मिली है, उस छत्र छाया का वो उसको उसके नीचे आराम से रह सके, उसको कोई डर के बिना रह सके। तो हर एक नागरिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, अगर कानून बोलता है कि नहीं ये आप नहीं कर सकते तो बस आप नहीं कर सकते। तो किसी को भी इसमें नुकसान हुआ है, हिंदू मित्रों को हुआ है, मुसलमानों मित्रों को हुआ है, किसी को भी हुआ है, नागरिक है और नागरिक के होने के कारण उनका जो हक बनता है उस हक को आप इस तरह से छीन नहीं सकते हैं। ये इससे खराब कोई भी सरकारी एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जगह आप जैसे फेक एनकाउंटर्स करके जिंदगी ले लेते हैं, यहां आपने ऐसा एक्शन करके इसके ऊपर से अपना घर की छत्रछाया ले ली, उसके बिजनेस लाइवलीहुड हटा दिया। ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान एक बहुत ही ऐसे मौके पर है आज कि दुनिया का सबसे अच्छा देश बन सकता है। उसके लिए हमारी डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए रूल ऑफ लॉ बहुत होना चाहिए देश में, उसका पालन होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस केस में प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करके, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बार बोलते हैं कि इस देश को महान बनाना है, प्रधानमंत्री को इंटरवीन करके इन लोगों को रोकना चाहिए, बताना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं नागरिकों के खिलाफ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका रेमिफिकेशंस बहुत बुरा हो सकता है देश के लिए और इंटरनेशनल एरिया में हमारा नाम बहुत ही खराब होगा, जो जरूरत नहीं है हमें, जो जरूरत नहीं है। सर, आप ऐसे केसेस हमेशा बहुत उठाते रहते हैं जो बेआवाज लोग हैं, लेकिन इस मामले में वे फॉरवर्ड क्या आपको नजर आ रहा है? 2 हफ्ते की तो राहत है, लेकिन अवैध संपत्ति की बात भी आ जाती है, तो कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, इसमें अल्टीमेटली मैं तो आज से नहीं, पिछले 30 साल 35 साल से वकालत में किसी को भी अगर मदद की जरूरत है तो मदद करता हूं। मैं साल में 50-75 केसेस प्रो बोनो यानी फ्री ऑफ चार्ज लड़ता हूं, जिसमें मिलिट्री वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं। और मैंने हर एक जैसे दंगे फसाद हुए, जैसे 1984 दंगे हुए, उसमें मैंने सिख कम्युनिटी की बहुत मदद की। अभी फार्मर्स एजिटेशन हुआ तो मैं उनका प्रिंसिपल एडवाइजर था, वकील था। 2002 के राइट्स में भी, मैनी एनकाउंटर केसेस में भी मैं, और कभी भी जहां जहां नेचुरल कैलामिटी हुई, जैसे अर्थक्वेक हुआ कच्छ में, सुनामी हुई, चेन्नई में फ्लड्स हुआ, असम में फ्लड्स हुआ, उत्तराखंड में फ्लड हुआ, कोई भी ऐसी आती है देश पर आपत्ति तो मैं आगे बढ़ता हूं मदद करने के लिए। यहां तक कि कोविड आया तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी मैंने बहुत जबरदस्त अमाउंट दिया। हालांकि मैं प्रधानमंत्री के साथ बहुत बार सहमत नहीं होता हूं, बट मैं एक प्रधानमंत्री होने के कारण उनका खूब आदर करता हूं। और अगर सोशल मीडिया पे अब बहुत तमाम सवाल हैं, और जिस तरह से दोनों समाजों के बीच एक दरार और खाई बनाने की कोशिश की जा रही है, जमायत का इसमें भी एक रोल है, उनका क्या रोल है? क्योंकि उनके भी वकील वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जरा बताइए। देखिए मैं भी उनके लिए ये सब चीजें मैं जाना नहीं चाहता हूं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत सुंदर प्रियम्बल में वर्ड्स है, फ्रेटर्निटी, और ये जो फ्रेटर्निटी है वो हमें मेंटेन करनी है समाज में, देश में। और अगर ये नहीं रहेगी, प्रधानमंत्री खुद बोले अभी कि यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है देश में, तो यूनिटी होनी चाहिए। ये मामला कोई धर्म का नहीं है, इसमें आप धर्म को मत जोड़िए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करिए, और हर एक नागरिक का एक हक बनता है कि उसको ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स मिले और वो कभी छीने नहीं जाए।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संवैधानिक अधिकार है लोगों का और उनको न्याय मिले और कानून का डर ना हो, कानून उनका मददगार हो, ये अपने आप में हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम आपको मुंबई ले जाएंगे। वहां पर जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति हुई है या वहां पे क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, सुनील सिंह की एक रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे सहयोगी। तो देश की बात में बात राजनीति की। सचिन पायलट ने हाल ही में भी मुलाकात की है सोनिया गांधी से और ये बहुत अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि आजकल कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर चल रहा है, किस तरह से अपने आप को पुनर्गठित करे। और सोनिया गांधी जिस तरह से प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रही, तो सचिन अपने रोल को लेकर क्या मिले हैं, क्या निकल कर आ रहा है, ये सुनते हैं सचिन को। कि पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस सरकार, एक परिपाटी बनी हुई है। लेकिन जो एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी लगभग 2 साल पहले, उसके माध्यम से राजस्थान के अंदर संगठन सरकार में कुछ कदम हम लोगों ने सही दिशा में उठाए हैं। उसी पर हमें और आगे काम करना है ताकि हम लोग संगठित रूप से 2023 के विधानसभा चुनावों में राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकें। ये हम सबका मत है। इसी सिलसिले को लेकर हमने चर्चा करी है। इससे पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले भी मिला था, आज दोबारा मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो इसी मसले पर आइए सीधे चलते हैं और जानकारी के लिए मनोरंजन भारती हमारे साथ मौजूद है। मनोरंजन, पिछले कुछ दिनों से बहुत आत्ममंथन चल रहा है। प्रशांत किशोर एक नया चेहरा बन के सामने आ गए हैं जो सोनिया गांधी से 2 बार 3 बार मिल चुके हैं, लेकिन सचिन पायलट पहले से ही यहाँ पर हैं। वो भी अपनी भूमिका और मजबूत करना चाहते हैं। एक समय था जब वो लगा था कि छोड़ देंगे, लेकिन तब से वो बने हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो उनकी मुलाकात हुई है, क्या मायने उसके? एक बात जो कही कि 2023 के चुनाव के पहले जो तैयारियां कांग्रेस ने की है वो अच्छी है, उसी की जानकारी देने आए थे। इसका मतलब शुरुआत से ये बात कही जा रही है कि सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को कहा कि कम से कम उन्हें तो 1 साल 1.25 साल चाहिए होगा यदि वो चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से रिपीट करे। तो इसी को लेकर के वो बार बार आते हैं, दिल्ली आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। 10 जनपद का प्रियंका राहुल से भी मुलाकात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मिलके गए थे। आज भी यही बात उन्होंने कही होगी कि कम से कम मुझे 1 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए होगा। और अब ये जो है बॉल जो है वो सोनिया गांधी के कोर्ट में है, क्योंकि एक रीस्ट्रक्चरिंग होना है और अगले महीने जो है वो राजस्थान में ही उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर होना है। तो उसके बाद जो कांग्रेस में स्ट्रक्चरल चेंज आएगा उसमें गहलोत की दिल्ली में भूमिका हो सकती है, ऐसा कई लोग मानते हैं। लेकिन अब ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि सोनिया गांधी क्या इस चेंज के लिए तैयार होती हैं, क्या वो 1 साल का समय सचिन पायलट को देना चाहती है या फिर गहलोत के साथ ही रहती है। लेकिन मुझे लगता है अगले महीने जो उदयपुर में चिंतन शिविर है वो काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हम जानते हैं कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जो एक युवा चेहरा, युवा ब्रिगेड माने जाते थे, कोर ग्रुप माना जाता था कांग्रेस का, फिर वो चले गए बीजेपी में पाला बदल कर, लेकिन सचिन बने हुए हैं। तो अपनी इस रीस्ट्रक्चरिंग में क्या भूमिका होगी, बहुत अहम होगा देखने के लिए। बहरहाल एक हम लोग ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के खिलाफ आज जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रदर्शन विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हुआ, बाहर दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात रहे।
राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में तेजी दिखी है तो अब महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट है। मुंबई में अप्रैल के पहले हफ्ते की तुलना में 40% मामले बढ़े हैं। पॉजिटिविटी दर फरवरी के बाद पहली बार 1% के पार पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन उनकी अपील है कि बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें वाले फिर से मास्क पहने। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि मास्क अनिवार्य नहीं है, लेकिन विनती है कि जो लोग जिनको कमज़ोर हैं उनको पहनना चाहिए। और इसी दरखास्त के साथ कि मास्क पहनकर ही बाहर निकले, आज देश की बात में इतना ही।